आइए, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो आइए, आज हम लोग विस्तार से इन सभी स्रोतों का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के अध्ययन से पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना को हम लोग जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त से कहीं ज्यादा भूमिका इनके मंत्री चाणक्य की होती है और इन सभी का वर्णन आपको विशाखादत्त की लिखी हुई नाटक मुद्रा राक्षस से प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, मृदभांड, सिक्के, भावनावशेष, ये सभी आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अभिलेखों को, अभिलेख अभिलेखों को मौर्य साम्राज्य की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक के अभिलेख व चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे शहगौरा, महास्थान और या फिर जूनागढ़ अभिलेख, इन सभी का हम लोग अध्ययन आगे हम लोग करेंगे। अब हम लोग दूसरी ओर आ रहे हैं, हम लोग साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन। तो साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य वैसा साहित्य है जिनका किसी विशेष धर्म से संबंध हो और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में किसी विशेष धर्म की कोई योगदान नहीं है। जो धर्म से इतर जो साहित्यों की रचना की गई है, वे सभी धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत में ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, ये सभी महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमें मौर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर लें, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक, दिव्यावदान, अशोकावदान, आर्यमंजू कल्प, दीपवंश, महावंश, इन सभी से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अगर हम लोग जैन साहित्य की बात करें, तो जैन साहित्य में हमें कल्पसूत्र, परिशिष्ट प्रवन, इन सभी से हमें बौद्ध मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वैसे साहित्य हैं जिनका किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चाणक्य या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, विशाखादत्त रचित मुद्रा राक्षस, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी और म- मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आते हैं। उन्होंने एक मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो मौर्य प्रशासन या मौर्यों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन सभी स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। कुछ ये फिगर है जहां मौर्य साम्राज्य का इतने लंबे, इतने विशाल क्षेत्रों पर इनका विस्तार था। अब हम लोग आ रहे हैं अभिलेखों के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों में महास्थान, जो आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है, सहगौरा, जो अभी यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं और इन दोनों अभिलेखों में अकाल के समय अन्नागार बनाए जाने का उल्लेख है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख का, तो जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है और यह संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील पर सुदर्शन झील पर पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, जब हम कभी अभिलेख ही एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें हम लोग और भी डिटेल से इसको देखेंगे। इसका एक बृहद स्लाइड होगा और वहां पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अभी आपको सिर्फ केवल इतना बता दे रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक है शिलालेख,
पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख, शिलालेख क्या है? तो शिला, शिला मतलब होता है पत्थर। आपको एक यहाँ पर हम फिगर दिए हुए हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो पत्थरों पर लिखी गई लेख है, पत्थरों पर उत्कीर्ण जो भी लेख है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिलालेख। और अशोक ऐसे बहुत सारे पत्थरों पर लिखवाए हैं जनता के लिए मैसेज, तो उनको हम लोग बोलते हैं शिलालेख। इस शिलालेखों से हमें अशोक की नीतियाँ, प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला जो है वह 1837 में जेम्स प्रिंसेप है, जो पहली बार अभिलेखों में देवनाम का जो है वह अशोक से, अशोक के नाम से जोड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1837 में सबसे पहला जेम्स प्रिंसेप, इसने देवनाम का तात्पर्य अशोक, अशोक से लगाया है। यहाँ कुछ देखिए, एक फिगर भी है दिया हुआ है, जहाँ पर हम खुद गए हुए थे और अशोक के अभिलेखों को अपने कैमरे में कैद करके लाए हुए थे। इसी प्रकार अगर हम लोग येर्रागुड़ी, मास्की, गिरनार और धौली, जौगढ़, रुमनीदेई, सारनाथ, इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है वो फिगर के माध्यम से आपको बतला देंगे या फिर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देख ले रहे हैं अशोक के अभिलेख। पहले ही बताएं कि अशोक के अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख, तो इन सभी जो भिन्न-भिन्न जगहों पर प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख, उन सभी की यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई है। जैसे धौली, जौगढ़, अमरावती, येर्रागुड़ी, सारनाथ, सोपरा, कौशाम्बी, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, रामपुरवा, लुम्बिनी, दिल्ली टोपरा, कालसी, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कांधार, इन सभी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो प्रमुख स्रोत है वह है कौटिल्य, विष्णुगुप्त गुप्त रचित अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र से राज्य संचालन, मौर्य प्रशासन, कर व्यवस्था, आर्थिक नीति, न्याय प्रणाली, दंड संहिता, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति, इन सभी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं अगर हम लोग बात कर लें मेगास्थनीज की इंडिका, वास्तव में इंडिका मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका वर्णन स्ट्रैबो, प्लिनी और प्लूटार्क आदि की पुस्तकों में है। उन सभी से हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनके मेगास्थनीज के उल्लेखों में जो उल्लेख किया गया है वह है भारत में 7 प्रकार की जातियां निवास करती थी और संभवतः यह भ्रामक जो लिखा गया है, यह इसका कारण ये हो सकता है कि मेगास्थनीज विदेशी था और उसको भारतीय समाज के बारे में जानकारी नहीं थी, वह जाति व्यवस्था से परिचित नहीं था, इसलिए संभवतः यह जो है वह भ्रामक जानकारी दिया, वह किसान, राजा, शिल्पकार ये सभी को जाति में पॉइंट कर लिया, जो संभवतः सत्य नहीं है। और ऐसा वो जो मिस्टेक है वो इसलिए हो गया क्योंकि वह उसको भारतीय समाज के बारे में जानकारी नहीं था। दूसरा जो है वह दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण ये बोले भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती है। पाली पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया गया है और पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। इस प्रकार हम लोग देख ले रहे हैं कि मेगास्थनीज के विवरण से मौर्यकालीन समाज, मौर्य प्रशासन आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये सभी कुछ थे वह धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं तो कुछ विदेशी राजदूत भी भिन्न-भिन्न राजाओं के कार्यकाल में आए थे। पहला हम लोग देख ले रहे हैं कि एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था और इसने जो उल्लेख किया हुआ है इंडिका, इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार बिंदुसार के समय में डाइमेकस आते हैं, डाइमेकस, अशोक के समय में डायोनिसिस आते हैं। इन सभी से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट में हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक व मौर्य प्रशासन, इन सभी का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।